बच्चों, आज हम एक नई एकांकी करेंगे और वो एकांकी का नाम है नया पुराना। ठीक है। इस नया पुराना जो एकांकी है, हम इसका करेंगे, इसके कथानक का सार करेंगे या इसका कथानक के आधार पर इस एकांकी की समीक्षा करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो नया पुराना जो एकांकी है, इसके बारे में बताती हूँ कि क्या है, इसका सार क्या है। कि नया, जैसे इसका नाम ही है नया और पुराना, मतलब इसमें उपेंद्रनाथ अश्क का लिखा हुआ ये एकांकी है। इस एकांकी में तत्वों के आधार पर इसका कथानक बहुत प्रमुख स्थान रखता है। किसी भी एकांकी की सफलता या असफलता उसके कथानक पर निर्भर करती है। और प्रस्तुत एकांकी, ये जो नया पुराना है, इसका कथानक जो है वो सामाजिक आदर्शों पर आधारित है। इसके कथानक का सार इस प्रकार है। सबसे पहले तो हम देवचंद और रविदत्त, ये दो पात्रों के नाम हैं। इनका आपस का वार्तालाप जो है वो यहाँ पर बताते हुए हम सार को आगे बढ़ाएंगे। देवचंद जो है वो एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल हैं। ठीक है। वह आदर्शवादी है और पुराने विचारों के व्यक्ति हैं, और वो किसी विश्वास पत्र के साथ छल कपट के आचरण को पाप मानते हैं। मतलब कोई किसी ने आपको विश्वास माना है, विश्वसनीय माना है, तो उसके प्रति छल कपट नहीं करना चाहते। और एक औरत है लिली, लिली बच्ची है, लिली की माँ। ठीक है। इसमें पात्र आया है लिली की माँ अपने शराबी पति से परेशान होकर के देवचंद के पास 50-60 हज़ार मूल्य के गहने, अपने जो गहने होते हैं, उसको धरोहर के रूप में इस विश्वास के साथ रखती है कि वो सुरक्षित रहेंगे। किसके पास रखती है? देवचंद के पास, जो प्रिंसिपल है। वो इस विश्वास के साथ रखती है कि वो सुरक्षित रहेंगे और उसकी जो बेटी है लिली, उसके विवाह के समय पर वो काम आएंगे। देवचंद के साथ ही रहने वाला उसका मित्र है वो रविदत्त। वो अपने विवाह के उपयोग के लिए उन्हीं गहनों में से एक रानी हार देवचंद से मांग लेते हैं और उसे बाद में लौटाने के लिए कह देते हैं, लेकिन बाद में वो उसको लौटाते नहीं, आनाकानी करते हैं। और रविदत्त दूसरों के साथ छल कपट करने को बुरा भी नहीं मानता। रविदत्त ना केवल स्वयं उस रानी हार को हजम करना चाहता है, अपितु अपने मित्र देवचंद को भी ये सलाह देता है कि तुम भी इन गहनों को दबा जाओ। 50-60 हज़ार के गहने कोई मामूली चीज़ नहीं है। जीवन में ऐसे अवसर बार बार आते हैं। इस प्रकार रविदत्त के जो छल कपटपूर्ण कथन को सुनकर देवचंद कहते हैं, वह तो अमानत है, ऐसा करना धोखा और कपट होगा। रविदत्त कहता है कि दुनिया में कौन धोखा नहीं करता। बड़े बड़े नेताओं, विजेताओं की सफलता और ख्याति की नींव क्या कपट और छल पर नहीं रखी गई? कटाक्ष कर रहे हैं ना। मैं कहता हूँ बस पी जाओ। दुनिया में धोखा वही है जो उसकी आंखों से छिपाया ना जा सके। इस प्रकार रविदत्त वर्तमान समाज में चल रहे छल कपट के अनुसार ही आचरण करने को कहते हैं, किंतु देवचंद पर इन बातों को कोई असर नहीं होता। वह किसी भी तरह से लिली की माँ के साथ धोखा और विश्वासघात नहीं करना चाहते हैं। इसी वार्तालाप में रविदत्त अपने मित्र जो है वो कमल का नाम भी लेते हैं और देवचंद उसे भी बेईमानी स्वभाव का व्यक्ति कहते हैं और कहते हैं छल कपट, धोखा, फरेब, बददयानती, बदमाशी, जालसाजी, हरेक के लिए वे अपने प्रगतिशील फलसफे से कोई न कोई दलील निकाल लेता है। कौन निकाल लेता है? किसके बारे में बात हो रही है? कमल के बारे में। उसके ख्याल में मानव छली और कपटी के सिवा कुछ नहीं, और कमल प्रगतिशील नहीं, अप्रगतिशील है। प्रगति के नाम पर उस पर कलंक है।
इसके बाद कमल वहाँ आता है और रविदत्त उसके साथ चला जाता है। ठीक है, ये वार्तालाप उन दोनों के बीच में होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि देवचंद और प्रतिमा का वार्तालाप। ये तो दो दोस्तों की बात करी, देवचंद और रविदत्त के साथ। अब देवचंद और प्रतिमा उसकी पत्नी के साथ क्या वार्तालाप है वो सुनिए। अपने मित्र रविदत्त के छल कपट और बेईमानी को जानकर देवचंद बहुत विवश होकर के कमरे में बैठ जाता है। ठीक है ना, वो लिली की माँ ने तो विश्वास से गहने दिए थे, अब वो गहनों में से एक रानी हार रविदत्त ले गया। अब वो तो बहुत परेशान हो रहे हैं देवचंद कि मुझ पर तो विश्वास किया था, अब मैं क्या करूं। ठीक है, वो विवश होकर के कमरे में बैठ जाते हैं। वहाँ देवचंद की पत्नी प्रतिमा आती है और देवचंद को ऐसे निराश उद्विग्न देखकर उनका कारण पूछती है। ठीक है, और फिर देवचंद कहता है कि रवि ने मुझे एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया है और रानी हार पर ही उसका दिल बेईमान हो गया है, साथ ही वह मुझे भी अमानत में खयानत करने की सलाह दे रहा है। यह सुनकर प्रतिमा कहती है, मुझे तो तुमने कभी कुछ भी नहीं दिया, मैं आपकी कौन होती हूँ। जब वैद्य जी ने मांगा था तो सबसे भारी गहना उठा करके दे दिया। देवचंद अपनी पत्नी प्रतिमा को समझाता है कि कई बार आदमी अपने मित्रों से अपने लिए कुछ नहीं कह सकता, यद्यपि दूसरों की सिफारिश करना उसके लिए सुगम होता है। मतलब उसकी पत्नी मांगती थी तो उसने नहीं दिया। अब देवचंद की बात सुनकर के प्रतिमा क्रोधित हो जाती है। वे अपने पति देवचंद पर लिली की माँ के साथ अनैतिक संबंध होने का भी आरोप लगा देती है। और जिससे सुनकर देवचंद कहता है कि प्रतिमा तुम बड़े तीखे घाव लगा रही हो। औरत है ना, औरत तो तुरंत आक्षेप लगाएगी। किसी और कोई औरत आप पर विश्वास करके किसी के पति पे विश्वास करके चल जाती है तो ये सहन थोड़ी होता पत्नी को। तो वे पति का भाव है मन का, उसने प्रकट किया कि वो उससे उसका आरोप लगाने लगी कि मेरे दिल तो पहले ही रवि की बातों ने घायल कर दिया है। ये कौन कह रहे हैं? देवचंद जी, कि मेरा दिल तो पहले ही रवि की बातों ने घायल कर दिया है। प्रतिमा कहती है कि हो सकता है आप पापी ना हो, किंतु कोई नारी मन में किसी तरह का पाप रखे बिना किसी दूसरे पुरुष को इस तरह अपना सब कुछ सौंप सकती है, मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती। ठीक है ना, वो कहती हो सकता है आप सही हो, लेकिन वो दूसरी औरत आप पर इतना विश्वास करके इतने गहने जो हैं वो आप पर क्यों, आपके पास क्यों रखे जाएगी। मैं उसका तो कुछ नहीं कर सकती, मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती। देवचंद अपनी पत्नी की बातों सुनकर असीम पीड़ा का भी अनुभव करता है और अपने मन की बात को स्पष्ट रूप से कहता है। प्रतिमा को समझाने का फिर प्रयास करता है। देवचंद फिर बिल्कुल कहते हैं कि सभी गहने वापस करना चाहता है और इसके लिए वो प्रतिमा की मदद करने को कहता है कि तुम मेरी मदद कर दो, मदद करना प्रतिमा, मैं कसम खाता हूँ मैं सब गहने आज ही वापस कर दूँगा। तुम चाहो तो लिली की माँ से मैं कभी बात तक नहीं करूँगा, चाहो तो लिली का नाम रजिस्टर से खारिज ही कर दूँगा। तुम एक बार ये रानी हार लेने में मेरी मदद करो। मैं चाहता हूँ जिस तरह मैंने उसकी अमानत ली है उसी तरह उसे वापस कर दूँ। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ प्रतिमा। ठीक है ना, वो बड़ा दुखी है क्योंकि उसका ये काम ही नहीं है, वो करता ही नहीं है ऐसे किसी के साथ धोखाधड़ी, तो इसलिए वो बहुत परेशान हो रहा है। देवचंद की ये कथन सुन करके प्रतिमा, उसकी जो पत्नी है, वो सहायता करने के लिए तैयार हो जाती है और उसे भी स्कूल जाने को कहती है। अब क्या अगला पॉइंट है कि देवचंद द्वारा गहने वापस करना। देवचंद की योजना के अनुसार प्रतिमा जो है वो रवि की पत्नी के साथ मेले में जाती है और उसे चोरी का भय दिखलाकर वो रानी हार को घर पर ही अलमारी में रखवा देती है। उसकी पत्नी ने पहना होता है तो कहती कि नहीं, मेले में गुम हो जाएगा, तुम इसको अलमारी में रख दो। और उसके चले जाने पर देवचंद जो है अलमारी के ताले को तोड़ करके रानी हार वहाँ से बाहर निकाल करके प्रसन्न होता है। वैसे तो देवचंद चोरी नहीं करते, लेकिन उसने उसके रविदत्त ने धोखाधड़ी से ले रखा था और वो किसी और का था, इसलिए उसके घर में चोरी करने पर भी वो उतारे हो जाते हैं अपना रानी हार लेने के लिए। इधर नौकरानी के साथ लिली की माँ भी आ जाती है। नौकरानी को वहाँ से भेजकर देवचंद सभी गहने लाकर लिली की माँ को दे देते हैं। लिली की माँ मना करती है, किंतु देवचंद कहता है मुझे मन के चोर का भय है, मतलब मुझे और किसी से भय नहीं, वो खुद पे ही ले लेते हैं। मेरा मन का अंदर का जो चोर है मुझे उससे भय लगता है और स्वयं अपने आप से भय है और मुझे मेरे मन पर भरोसा नहीं है। इस प्रकार देवचंद के उन गहनों को लौटाना और वर्तमान युग में उसे यथार्थ को नहीं बतलाते हुए एकांकी का समापन हो जाता है।